साइक्लोट्रॉन में वर्किंग समझने के बाद कुछ और पॉइंट्स बचते हैं, जैसे कि वर्किंग के बाद एक पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन। साइक्लोट्रॉन में जब ये सब कुछ हो रहा होता है उस समय उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको, ये आप कर चुके हो, लेकिन क्योंकि साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे हैं और कुछ राशियाँ हैं जो उससे रिलेटेड हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर भी उनका जिक्र किया जाए। इसलिए मैं बहुत डेरिवेशन तो नहीं करूँगा किसी चीज़ का, बस आपको फार्मूला बताता चलूँगा कौन कौन से फार्मूलों का यूज़ हो सकता है यहाँ पर, बस उनके लिए। तो जैसे आप देखते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है। क्या आप उन सब चीज़ों को सोच कर ये मुझे बता सकते हैं कि आवेशित कण का आवेश अगर Q है और वो V वेग से D के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पर B चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस पर कितना बल लगना शुरू हो जाएगा? Q इंटू V इंटू B। साइन थीटा भी होता है, लेकिन क्योंकि पार्टिकल ऐसा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा बना के रखा है, लंबवत है इसके, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो साइन थीटा की जगह अगर 90 लिखने भी जाओगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसलिए चुंबकीय बल उस पर कितना लगेगा? Q इंटू V इंटू B। और इस चुंबकीय बल के कारण उसकी स्पीड बढ़ती है या वो ऐसा वृत्ताकार मार्ग में घूमता है? वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए उसको क्या जरूरत होती है? आंसर, उसकी रिक्वायरमेंट होती है एक अभिकेंद्र बल की। कितना अभिकेंद्र बल चाहिए? तो आंसर है, अगर उसका द्रव्यमान m है, वेग v है और उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r है, तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए mv² अपॉन r के बराबर। ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा उसको? आंसर है, उस पर लगने वाले चुंबकीय बल से ही उसको मिलेगा। अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है, पार्टिकल पर वहाँ जो भी फोर्सेस लगते हैं उन्हीं में से वो अभिकेंद्र बल उसको मिल जाता है। और इसी थ्योरी का इस्तेमाल आपने किया था जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करवाया था और उसका मार्ग वृत्ताकार बना था। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल नहीं करेंगे, बस सिंपली कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैलकुलेशन करके क्या क्या बनेगा, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए उसको क्या चाहिए? वृत्ताकार मार्ग में बने रहने के लिए उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। और ये अभिकेंद्र बल उसको कहाँ से मिलेगा? तो आंसर है कि ये अभिकेंद्र बल उसे उस पर लगने वाले चुंबकीय बल से मिलेगा। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv² अपॉन r। सिंबल्स सारे आपको मालूम है। m का मतलब क्या है? किसका? कण का, आवेशित कण का। v आवेशित कण का वेग है और r आवेशित कण की त्रिज्या। चुंबकीय बल कितना लग रहा है उस पर? QVB। एक्चुअली ये QVB साइन थीटा होता है, लेकिन हमने थीटा को कितना बना लिया है? 90। तो साइन 90 कितना हो गया? 1। V से इसका V कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहां से V का कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा? V का कैलकुलेशन करेंगे QBR अपॉन M। ये R उधर जाएगा तो QBR अपॉन M। इतनी वेलोसिटी उसकी होगी और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर आप रेडियस का फॉर्मूला निकालना चाहें कि वो जिस वृत्ताकार मार्ग में ऐसा घूम रहा है गोल गोल, उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी, तो m इधर भेज दें, QB इधर भेज दें, तो कितना आ जाएगा? क्या फॉर्मूला बनेगा? mv अपॉन QB। इतनी त्रिज्या होगी उसके वृत्ताकार मार्ग की। और एक चीज और आप देख रहे थे लास्ट टाइम जब हम वर्किंग सीख रहे थे, तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती थी वैसे वैसे उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ते जाती थी। देखिए फॉर्मूले में आ रहा है, जो त्रिज्या है वो वेग पर डिपेंड करती है। वेग जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो लास्ट टाइम जब वर्किंग आपने देखा तो उसका मार्ग कैसा बन रहा था? स्पाइरल बन रहा था उसका मार्ग। लगातार उसकी स्पीड बढ़ते जा रही थी और स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ रही थी। पहले केवल इतने छोटे घेरे में चक्कर लगाता था, फिर घूमते घूमते इतने बड़े घेरे में चक्कर लगाने लगा।
तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, त्रिज्या से ओमेगा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वेग से, सॉरी, v बराबर, v की जगह पर क्या लिख देंगे, r ओमेगा, फिर उस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये क्या है, कण का वेग, ये क्या है, कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद कण का कोणीय वेग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला पहले भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं और अभी भी देख सकते हैं कि अगर हमने v की जगह r इंटू ओमेगा लिख दिया तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा से हम कण का आवर्तकाल निकाल सकते हैं कि उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल कैपिटल T, ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी, और 2 पाई बाई टी लिखेंगे तो T उधर भेज देंगे, 2 पाई m अपॉन क्यू बी फॉर्मूला आ जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये आवेशित कण के आवर्तकाल का फॉर्मूला आ जाएगा। गतिज ऊर्जा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब पार्टिकल चक्कर लगाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, कण की गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का वैसे तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और आप ये v की जो वैल्यू है ना, ये v की वैल्यू वहां पर अप्लाई करेंगे, v की वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद स्क्वायर करेंगे, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, फिर अपॉन के एम स्क्वायर का एक m इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये गतिज ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी पार्टिकल की। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, क्योंकि उसका लगातार क्या बढ़ते जा रहा है, वेग, लगातार उसका वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से लगातार उसकी क्या बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा, और लास्ट में जब कण का वेग सबसे ज्यादा हो चुका होगा उस समय उसकी गतिज ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी, तो वो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम के मैक्सिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिए, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कब होगी, तो पार्टिकल को आप कब तक साइक्लोट्रॉन के भीतर घुमाया जाता है, जब तक वो बिल्कुल साइक्लोट्रॉन के किनारे किनारे नहीं आ जाता है, समझ रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा तब ज्यादा होगी सबसे जब वो साइक्लोट्रॉन में डीज के बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक आ जाएगा, तब उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। अगर उसकी गतिज ऊर्जा उस समय सबसे ज्यादा होगी, इस फॉर्मूले में कौन सी चीज में हम बदलाव करके लिखेंगे, आंसर है आर की जगह। क्यों, क्योंकि उस वक्त उसका जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होगी ना, वो डी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि अगर ये डी बना हुआ है, ऐसे हमने इसको बीच में से गैप बना दिया है, और पार्टिकल जब बिल्कुल किनारे किनारे ऐसा घूम रहा है जिस वक्त, उस समय आप देखें
कि इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो है वो करीब करीब किसकी त्रिज्या के बराबर हो चुकी है, डी की त्रिज्या के बराबर। तो कण की गतिज ऊर्जा तब मैक्सिमम होगी जब उस पार्टिकल के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या डी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, और डी की त्रिज्या को हम कैपिटल डी से लिख देते हैं। इसलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन 2m। यहां डी क्या चीज है, डीज की त्रिज्या। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं समझ पाए भैया? आया समझ में? भाई एक मशीन है, इतना बड़ा उसका बॉर्डर यहां तक बना हुआ है। अब मशीन में पार्टिकल बिल्कुल किनारे किनारे चक्कर लगा रहा है, तो आप देख सकते हैं फिगर में उसके वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है वो करीब करीब डी की त्रिज्या के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। उसके बाद तो हम उसको ज्यादा घुमाएंगे नहीं, तो उस वक्त उसके पास जो गतिज ऊर्जा होगी दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वही सबसे अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी? जब आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। और डीज की त्रिज्या हमने कितनी मान ली? डी मान ली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अभी तो मुझे लगता है सारे फॉर्मूले, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का फॉर्मूला बना सकते हैं। आवृत्ति का फॉर्मूला, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल 1/t। आवर्तकाल का अगर आप रिवर्स कर दोगे, इसको इन्वर्ट कर दोगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा QB/2πm। फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हमने बना लिया। तो ये हमारा पोर्शन हो गया कैलकुलेशन। 5th पॉइंट, लगातार पॉइंट वाइज हम लोग इसको देखो आर्टिकल पूरा कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था साइक्लोट्रॉन में? नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे प्रिंसिपल पढ़े, कौन कौन से सिद्धांत फिजिक्स के लगेंगे इस पर। तीसरा हमने डिस्क्रिप्शन और डायग्राम पढ़ा। चौथा हमने वर्किंग किया, और 5 नंबर पे हमने इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करके आपको दिखा दिए। 5th पॉइंट जो हम पढ़ना चाहते हैं इसी से रिलेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसका सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। ये लास्ट क्लास में भी हम इसका नाम ले रहे थे आपसे। क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन, जिसे आप हिंदी में समकालन बोल सकते हैं, ठीक है? क्या होता है ये समकालन? तो जैसे कि मैंने बोला लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था, भले आपको याद हो नहीं याद हो, अभी मैं बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा कि आपने देखा डिवाइस में 2 चीज़ें, हम एक चीज़ तो ऑसिलेटर लगाया था हमने। ऑसिलेटर की एक फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं कि उसकी आवृत्ति कितनी रखनी है। तो नॉर्मली हमने बताया कि करीब करीब 10 लाख उसकी फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं। और एक होता है जो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता है ना, पार्टिकल के घूमने की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं। तो हम करते क्या है कि जो हमारा ऑसिलेटर होता है, जो दोलित्र होता है, उसकी आवृत्ति को हम जो पार्टिकल चक्कर लगा रहा होता है उसकी आवृत्ति के बराबर ही सेट कर देते हैं। तो दोलित्र की आवृत्ति को इस प्रकार सेट किया जाता है कि वो आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग में घूमने की आवृत्ति के बराबर हो जाए। इस घटना को क्या बोलेंगे? समकालन, सिंक्रोनाइजेशन इसको बोलेंगे, ठीक है? तो इसको हम नोट कर देते हैं जरा।
युक्ति में लगे दोलित्र, युक्ति की जगह आप साइक्लोट्रॉन भी लिख सकते हैं। युक्ति में लगे दोलित्र की आवृत्ति को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है युक्ति में लगे दोलित्र की आवृत्ति को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि इसकी आवृत्ति आवेशित कण के वृत्ताकार नहीं कह सकते, क्योंकि ये मार्ग वृत्ताकार नहीं है, ये सर्पिलाकार है। इसकी आवृत्ति आवेशित कण के सर्पिलाकार मार्ग में घूमने की आवृत्ति के बराबर हो। ये सिंक्रोनाइजेशन होता है, समकालन, कि युक्ति में लगे दोलित्र की आवृत्ति को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि इसकी आवृत्ति आवेशित कण के सर्पिलाकार मार्ग में घूमने की आवृत्ति के बराबर हो। इसका मतलब है पार्टिकल के ऐसा ये जो इसका मार्ग है, इसमें चक्कर लगाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सेम वही फ्रीक्वेंसी हम किसकी सेट कर देते हैं, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। उससे क्या होता है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आप सेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे होता ये है कि जितनी बार पार्टिकल गैप में आएगा, जब पार्टिकल इधर से ऐसा गैप में जाएगा तो विद्युत क्षेत्र भी इसको कैसा मिलेगा, इसी के अनुदिश। और जब पार्टिकल घूम के ऐसा आएगा तब तक विद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन बदल देगा और फिर से उसको इधर से ऐसा मिलेगा। फिर ये पार्टिकल जब घूम के आएगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसा मिलेगा, फिर पार्टिकल ऐसा घूम के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसा मिलेगा। तो जब जब आवेशित कण गैप में पहुंचेगा, हर बार उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी गति के अनुदिश ही मिलेगा। ऊपर जाएगा तो ऐसा, नीचे आएगा तो ऐसा, फिर ऊपर गया तो ऐसा, नीचे आएगा तो ऐसा, ऊपर इस दिशा में, नीचे इस दिशा में, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो। लेकिन अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम सेट नहीं की जाएगी तो क्या होगा, अगर हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम सेट नहीं किया, फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आवेशित कण के घूमने का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ, पार्टिकल ऐसे हुआ, अगली बार जब पार्टिकल घूम के नीचे जाएगा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलना चाहिए, ऐसा। लेकिन अगर ये समान नहीं हुआ, इसलिए ये आउट ऑफ स्टेप हो गया, इसकी स्टेप्स जो है वो बिगड़ गई, डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्टिकल ऐसे घूम के यहां से जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक ऐसा होना था। अब हुआ कि ये पार्टिकल को ऐसा गोल घूमकर यहां पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पार्टिकल ऐसे आया तो उसको यहां ऐसे मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पार्टिकल जब घूम के जा रहा था तो ये लेट हो गया, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होके बैठा है कि ये आए, और ये पार्टिकल यहीं पड़ा है अभी। अब जब तक ये पहुंचा तब तक ये घूम के ऐसे दिशा कर लिया इसने। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिल गया, उल्टा, और अगर उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो वो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र धनावेशित कण पर अपनी दिशा में बल लगाता है, और अगर उल्टी दिशा में बल लगाएगा तो इसकी स्पीड का बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो स्पीड बढ़ने नहीं पाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम रहना चाहिए। आउट ऑफ स्टेप होने से उसकी स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा।
तो जितनी बार चार्ज पार्टिकल गैप में जाए हर बार उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग ही मिलना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं करेंगे तो फिर स्पीड आप बढ़ा ही नहीं सकते, फिर आप एक्सीलरेटर का यूज नहीं कर सकते। इसलिए फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हमारे पास है। जिस चार्ज पार्टिकल को हम उसमें घुमाते हैं उसका चार्ज यहाँ लिखते हैं, जितना मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख देते हैं। 2 पाई की वैल्यू आपको मालूम ही होती है, m जितना उस पार्टिकल का मास है वो यहाँ लिख देते हैं और कैलकुलेट करके क्या निकाल लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी हम ऑसिलेटर की सेट कर देते हैं जा करके। बस दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगे और आउट ऑफ स्टेप नहीं होगा, सिंक्रोनाइजेशन उसका डिस्टर्ब नहीं होगा और वो लगातार एक्सेलरेट होता ही जाएगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन होता है। क्या आपको समकालन का मीनिंग समझ में आ गया कि दोनों की टाइमिंग हम कैसे सेट करते हैं? बिल्कुल बराबर। इधर से वो गैप में पहुंचे, उधर से वो डायरेक्शन बदले, इधर फिर ये गैप में पहुंचे, उधर फिर वो अपनी डायरेक्शन बदले, ये हम सेट कर देते हैं उसका। साइक्लोट्रॉन में एक और पॉइंट हम लेना चाहेंगे। ओ आई एम सॉरी, ये 6 पॉइंट है, 7th पॉइंट। इस 7th पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटेशंस देखना चाहते हैं इसकी कि साइक्लोट्रॉन की क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमाएं, कि ये जो साइक्लोट्रॉन हम स्टडी कर रहे हैं इसकी सीमाएं क्या हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन। जैसे हमको ये बता दिया गया कि साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम आवेशित कणों को क्या करने में करते हैं? त्वरित करने में करते हैं, अप टू वेरी हाई एनर्जी, अप टू वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेग तक और बहुत ज्यादा ऊर्जा तक उसको त्वरित करने के काम में हम साइक्लोट्रॉन को लाते हैं। तो यहां पर हम सबके माइंड में एक क्वेश्चन उमड़ता है, आपके मन में भी शायद आ रहा होगा कि अगर साइक्लोट्रॉन की मदद से हम आवेशित कण की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सीलरेट कर सकते हैं, तो कितना एक्सीलरेट कर सकते हैं? क्या अगर हम इतने बड़े के बजाय ये भारी साइक्लोट्रॉन बना दें तो क्या हम पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी तक उसे हम एक्सीलरेट कर सकते हैं? क्या इतना बड़ा साइक्लोट्रॉन अगर हम बना देंगे तो हम उसको घुमाते जाएंगे, हर चक्कर में स्पीड बढ़ते जाएगी, तो क्या हम उसको इन्फिनिटी स्पीड तक एक्सीलरेट कर सकते हैं? कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? तो 7th पॉइंट हमारा इसी बात के लिए है। हम ये जानना चाहते हैं कि साइक्लोट्रॉन की लिमिट्स क्या है, क्या उसकी सीमाएं हैं, कहां तक रहकर वो काम कर सकता है और उसके बाहर वो वर्क नहीं कर सकता, वो सीमाएं हम जानना चाहते हैं। तो अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर साइक्लोट्रॉन का यूज हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के काम में लाते हैं, तो क्या हम अगर एक बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन बना दें, ऐसा 1 किलोमीटर रेडियस का बना दें, तो पार्टिकल तो उसमें घूमते ही जाएगा, घूमते जाएगा, तो क्या हम उसे इन्फिनिटी स्पीड तक ला सकते हैं? क्या हम उसे अनंत ऊर्जा तक एक्सेलरेट कर सकते हैं? तो आंसर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। एक निश्चित त्वरण के बाद, एक निश्चित वेलोसिटी के बाद आप उसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अपने आप ही उसका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका जो समकालन है वो डिस्टर्ब होने ही लगता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? अभी तो हमने पढ़ा था कि आवर्तकाल जो होता है वो केवल m/b पर डिपेंड करता है, और आवर्तकाल में ऐसी कोई राशि नहीं आती जो उसके घूमते समय चेंज होती है। जब एक्सीलरेटर में चार्ज पार्टिकल घूमता है तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होती हैं? उसकी रेडियस बदलती है, उसकी वेलोसिटी बदलती है, लेकिन आवर्तकाल के फॉर्मूले में तो वो दोनों ही नहीं आते ना। अगर दोनों ही नहीं आते तो आवर्तकाल बदल कैसे जाएगा, कैसे उसका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा? तो इसके बारे में एक थ्योरी हमारी मॉडर्न फिजिक्स में आई,
जो हमारी आधुनिक भौतिकी है, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आइंस्टाइन ने एक थ्योरी बताई कि जब कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड में चक्कर लगाने शुरू कर देगा, या जब कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड में चलना शुरू कर देता है, तो उसका द्रव्यमान ही बदल जाता है, द्रव्यमान बदल जाता है। कितनी अजीब चीज़ है ना। मास के बारे में हमने पढ़ा है, मास इज द मटेरियल कंटेन्स इन द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु में जितना मटेरियल होता है उसी को हम उस वस्तु का क्या बोलते हैं। बट यहां पर एक और बड़ी स्ट्रेंज चीज पढ़ने को मिल रही है, दैट इज गिवन बाय आइंस्टाइन इन आवर मॉडर्न फिजिक्स, कि अगर कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलेगा तो उसका वेग बदलेगा, रेडियस बदलेगी, आई डोंट केयर, लेकिन उसका मास बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा उसका। तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अब बदल जाएगा तो क्या होगा, या तो बढ़ेगा या घट जाएगा। तो आंसर है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? इसके पीछे उन्होंने एक सीक्रेट बताया, एक फॉर्मूला बताया कि उसका द्रव्यमान इस फॉर्मूले से कंट्रोल होता है। किस फॉर्मूले से? तो थोड़ा सा मैं यहां लिखता हूं और उसके बाद मैं उस फॉर्मूले पर आता हूं, और देखेंगे आपकी जब स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो मास कैसे बढ़ जाएगा और उसका सिंक्रोनाइजेशन कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लिमिटेशंस का मीनिंग समझ आ रहा है ना आपको? फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, लिमिटेशंस मतलब सीमाएं, कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है? तो जैसा कि मैंने बताया, पहली चीज, पहली लिमिटेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं यहां पर दो लिमिटेशंस आपको बताऊंगा। ये पहली लिमिटेशन है कि क्या हम किसी भी आवेशित कण को अनंत वेग तक एक्सेलरेट कर सकते हैं? आंसर इज नो, अनंत वेग तक एक्सेलरेट नहीं कर सकते। उसको केवल एक निश्चित वेग तक ही त्वरित किया जा सकता है, उसके बाद उस त्वरित होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। साइक्लोट्रॉन किसी भी आवेशित कण को एक निश्चित वेग तक ही साइक्लोट्रॉन किसी भी आवेशित कण को एक निश्चित वेग तक ही त्वरित कर सकता है। उससे अधिक नहीं। और इसका रीजन क्या है? किसी गतिमान कण का द्रव्यमान निम्न सूत्र द्वारा परिवर्तित होता है। और वो फॉर्मूला है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। गिवन बाय आइंस्टाइन।
कि किसी भी कण, जब कोई कण गति करेगा बड़ी हाई स्पीड में, तो उस वक्त उसका द्रव्यमान इस फॉर्मूले से कंट्रोल होगा। यहां पर m नॉट क्या चीज है? m नॉट है कण का विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान का मतलब है अगर कण विरामावस्था में है, रुका हुआ है, तो उसका द्रव्यमान m नॉट है। v क्या चीज है? कण का वेग। जितने वेलोसिटी में वो चल रहा है, और c के बारे में आप किसी से छुपा नहीं है, ये प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश के वेग को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जब पार्टिकल धीरे स्पीड में चक्कर लगाता है, धीमी स्पीड में चक्कर लगाता है, तो v करीब करीब बहुत छोटा बना रहता है। बहुत छोटा बना रहता है तो ये वाला टर्म भी कैसा होता है? बहुत छोटा। अब अगर ये टर्म बहुत छोटा है तो 1 में से अगर बहुत छोटा नंबर माइनस करोगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन आप सोचिए थोड़ा सा, जब पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड में चक्कर लगा रहा होगा, जैसे लास्ट क्लास में हम आपको बता रहे थे कि अगर एक चक्कर में स्पीड बढ़ती है 2 और हमने उसके 1000 चक्कर वहां लगवा दिए, तो स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हो गया? 2000 टाइम्स इसकी स्पीड बढ़ गई। अगर पार्टिकल की चाल प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग भी बढ़ जाए ना, सुन रहे हैं हमारी बात को, कि अगर कण की स्पीड प्रकाश की चाल से 1/10वां भाग भी बढ़ जाए तो भी ये वाला जो पार्ट है ये काफी बड़ा हो जाता है। सुन रहे हैं हमारी बात को आप, कि अगर पार्टिकल की चाल v का मान प्रकाश की चाल से 1/10वां भाग भी केवल बढ़ जाए, या 1/10वें भाग के बराबर भी हो जाए अगर कण की चाल, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट काफी अधिक बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि फिर जब 1 में इसको माइनस करोगे तो ये हर कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर हर छोटा हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड में जब घूम रहा होता है, उसकी स्पीड अगर प्रकाश की चाल से 1/10वां भाग भी हो गई, तो ये वाला पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। उस वक्त जब 1 में से 1 माइनस करोगे तो ये हर इसका छोटा हो जाएगा। हर छोटा होने से यह द्रव्यमान कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब पार्टिकल बहुत हाई स्पीड में चक्कर लगा रहा होता है ना, उस समय उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और हमने देखा ऐसा होता है। द्रव्यमान बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? तो आप देखिए, आवर्तकाल के इस फॉर्मूले पे द्रव्यमान आ रहा है। अगर उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा चक्कर लगाते लगाते, तो आवर्तकाल का क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, है ना। अब आवर्तकाल अगर बढ़ जाएगा, बस यहीं से तो सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा। कैसे सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा? अभी हमने क्या करके रखा है? ऑसिलेटर और पार्टिकल दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं। हमने ऑसिलेटर को ऐसा सेट कर दिया है, मैंने इसको एक ड्यूटी दे दी कि तुम्हें हर 1 माइक्रोसेकंड में अपनी पोलरिटी क्या कर देनी है? बदल देनी है। हर 1 माइक्रोसेकंड में ये अपनी पोलरिटी को ऐसा चेंज कर दिया करेगा, हर 1 माइक्रोसेकंड में। तो जो ऑसिलेटर होता है, क्योंकि ये कुछ देखता नहीं है, इसको जो ड्यूटी आप दे दोगे ना, ये वो ड्यूटी बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से निभाता है। उसको मतलब नहीं है कि कौन देर लगा रहा है, कौन जल्दी आ रहा है, उससे इससे मतलब नहीं है। ऑसिलेटर को हमने ड्यूटी दे दी कि 1 माइक्रोसेकंड में आपको अपना 1 चक्कर पूरा कर देना है, तो ऑसिलेटर ड्यूटीफुली अपना जो उसका उत्तरदायित्व है वो पूरा करता रहता है। लेकिन इधर पार्टिकल के बारे में आप सोचिए, पार्टिकल शुरुआत में घूमना शुरू किया धीरे, जैसे जैसे वो घूमते जा रहे, स्पीड क्या होते जा रही है उसकी? बढ़ते जा रही है। स्पीड बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आ गया कि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उस समय शुरुआत में फिर से ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमने कितनी सेट कर दी? उसका टाइम पीरियड 1 माइक्रोसेकंड में आपको 1 चक्कर लगाना है। पार्टिकल भी 1 माइक्रोसेकंड में 1 चक्कर लगा के ऐसा आ जाया करेगा। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था,
कुछ देर के बाद क्या हुआ, पार्टिकल की स्पीड बहुत बढ़ी, स्पीड बहुत बढ़ने से उसका द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ने से पार्टिकल का टाइम पीरियड बढ़ गया। जो पार्टिकल अभी ऐसा चक्कर लगा के 1 माइक्रोसेकंड में गैप में आ जाता था, अब उसने अपना आवर्तकाल बढ़ा दिया, क्योंकि उसने अपना मास बढ़ गया, उसका आवर्तकाल बढ़ गया, अब उसने अपना टाइम पीरियड कर दिया 1.2 सेकेंड। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑसिलेटर का आवर्तकाल कितना है? 1 माइक्रोसेकंड। वो तो नहीं बदला ना, वो तो हर 1 माइक्रोसेकंड में एक चक्कर लगा के बैठा है, वेट कर रहा है पार्टिकल का कि पार्टिकल आए, हम खींच के उसकी स्पीड बढ़ा दें, खींच के उसकी स्पीड बढ़ा दें, ये तो वेट कर रहा है। लेकिन अब द्रव्यमान बढ़ जाने से आवर्तकाल बढ़ गया, तो जो पार्टिकल 1 माइक्रोसेकंड में चक्कर लगा लेता था, अब उसका आवर्तकाल बढ़ के हो गया 1.2 माइक्रोसेकंड। अब उसका एक चक्कर 1.2 माइक्रोसेकंड में लगने लगा। लेकिन ऑसिलेटर तो अभी भी कितने सेकंड में चक्कर लगा रहा है? 1 माइक्रोसेकंड में। तो वो तो 1 माइक्रोसेकंड में अपना पोलरिटी चेंज करके बैठा है, पर पार्टिकल 1 माइक्रोसेकंड में गैप में नहीं आ पाया। पार्टिकल कितनी देर में आएगा? 1.2 माइक्रोसेकंड में। तो तब तक ऑसिलेटर ने क्या किया, ये ऐसा बैठा था कि पार्टिकल आए, ये पार्टिकल है और ये ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर ऐसे बैठा है कि ये पार्टिकल ऐसा आएगा और हम उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, पर ये लेट हो गया आने में। जब ये लेट हो गया तो इसकी ये दिशा, तब तक ऑसिलेटर ने अपनी डायरेक्शन बदल कैसे कर दी, और जब ये गैप में पहुंचा तो इसको ये कैसा मिल गया? उल्टा मिला। उल्टा मिला तो स्पीड नहीं बढ़ा सकता फिर, इसलिए कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जब पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान के बढ़ जाने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद फिर आप उसको, उसकी स्पीड को बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि आउट ऑफ स्टेप होगा ही वो। इसीलिए जब तक स्पीड एक निश्चित लिमिट तक ही हम उसको क्या कर सकते हैं, त्वरित, और उसके बाद बेहद जरूरी हो जाएगा कि उसे विंडो से बाहर निकाल दिया जाए। और अगर आप विंडो से बाहर नहीं निकालोगे, घुमाते रहोगे, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? एक तो प्रॉब्लम यह आएगा कि डिश की दीवारों से टकरा सकता है। दूसरा, अगर आपने दीवारें बड़ी बना भी दी बाई चांस, ये भारी साइक्लोट्रॉन आपने बना दिया, तो अब वो दीवार से तो नहीं टकराएगा, लेकिन स्पीड लगातार क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है, और स्पीड लगातार बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद उसका आवर्तकाल बढ़ने से उसका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो साइक्लोट्रॉन आप चाहे जितना बड़ा बना लो, लेकिन एक निश्चित स्पीड तक ही आप पार्टिकल को क्या कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो। उसके बाद पार्टिकल का एक्सेलरेट होना बंद हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में नहीं आई? आ गया समझ में? इसलिए हम उसको एक निश्चित वेग तक ही त्वरित कर सकते हैं। तो नोट कर देते हैं ये पॉइंट जरा हम लोग। आवेशित कण का वेग बढ़ने से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और द्रव्यमान बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, तथा दोलित्र और कण का समकालन बिगड़ जाता है। और जैसे ही समकालन बिगड़ा, स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा।
उसके बाद आप कुछ भी लाख कोशिश कर लो, स्पीड आप नहीं बढ़ा सकते। तो बताइए, क्या साइक्लोट्रॉन में एक आवेशित कण को डालेंगे तो हम उसकी स्पीड को इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं? आंसर है नहीं, हम उसकी स्पीड को इन्फिनिटी तक नहीं बढ़ा सकते। हम इतना बड़ा साइक्लोट्रॉन बना लें तब भी नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? अगर ये भारी साइक्लोट्रॉन बना देंगे तो भी नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि पार्टिकल का घूमते घूमते जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप ही उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने से 2 लित्र और पार्टिकल का जो हमने फ्रीक्वेंसी बराबर सेट की हुई थी वो बिगड़ जाएगी। और अब जब पार्टिकल गैप में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उसकी दिशा में मिलना चाहिए था उसको उल्टा मिल जाएगा और वो उसकी स्पीड को घटा देगा, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। ये लिमिटेशन नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या हम न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में त्वरित कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, न्यूट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बताइए। नहीं आ रहा है इसका आंसर आपको? अच्छा सुनिए, अब ये हमें बताएं, यहां पर 2 बल लगते हैं पार्टिकल पर, एक वैद्युत बल लगता है और दूसरा, ठीक है। अब इन दोनों बलों में से ये मुझे बताओ कौन सा बल है जो पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाता है? वैद्युत बल कि चुंबकीय बल? वैद्युत बल पार्टिकल की स्पीड बढ़ाता है। और वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर Q इंटू E। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू E। न्यूट्रॉन के पास Q होता है क्या? न्यूट्रॉन के पास आवेश होता है या वो एक उदासीन कण है? वो तो उदासीन कण है, उसके पास कोई आवेश नहीं है। तो अगर आप न्यूट्रॉन को ले भी जाओगे जिसके पास Q कितना है? 0, तो उस पर बल कितना लगेगा? 0। अब वैद्युत बल ही कण की स्पीड बढ़ाता है, और जब अगर आप न्यूट्रॉन डाल दोगे तो वैद्युत बल उस पर, जो वैद्युत क्षेत्र होगा उस पर बल ही नहीं लगाएगा। तो जो बल लगा के स्पीड बढ़ाता है न्यूट्रॉन के रख देने से, अब वो बल लगाना ही बंद कर देगा। तो क्या न्यूट्रॉन की हम स्पीड बढ़ा सकते हैं? आंसर इज नो। तो एक लिमिटेशन का हमें यह भी पता लगा। क्या पता लगा? कि एक्सीलरेटर जो होते हैं, जो साइक्लोट्रॉन हैं, ये कभी भी न्यूट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते, अर्थात न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते। ठीक है। ये न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गया है? न्यूट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, और जो फोर्स इसको एक्सेलरेट करता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और अगर इसके पास चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा ही नहीं और उसको एक्सेलरेट करेगा ही नहीं फिर वो। ठीक है। अच्छा, एक तीसरी लिमिटेशंस भी कभी कभी पूछी जाती है कि न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? आवेश नहीं है। तो फिर क्या इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकते हैं हम? आंसर है कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमको एक प्रॉब्लम होता है। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में क्या प्रॉब्लम होती है? उसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है, इतना कम उसका द्रव्यमान होता है कि जब हम उसको आवेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब हम बीज के बीच में डालते हैं और वो उसको घुमाना स्टार्ट करता है तो बड़ी जल्दी उसके स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। देखो, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, इसलिए वेग उसका बहुत ज्यादा होता है, और इसका वेग इतना जल्दी बढ़ता है,
इतना तेजी से इंक्रीज होता है कि बड़ी जल्दी उसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है। और बड़ी जल्दी मास बढ़ जाता है मतलब बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टेप हो जाता है, बड़ी जल्दी उसका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है। और एक बार अगर सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया तो आप देखते हैं कि फिर स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाते इसकी मदद से। देखो फिर से सुनिए, अभी आप अच्छे से समझे नहीं है क्योंकि आपने हमें सुना नहीं है अच्छे से। क्या हमने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में? फिर से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए उसकी स्पीड इतनी तेजी से बढ़ने लगती है। भाई ये स्पीड बढ़ाने का काम करता है, तो स्पीड इतनी जल्दी जल्दी उसकी बढ़ती है कि बड़ी जल्दी ही उसका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज आप डालोगे, प्रोटॉन डालोगे, तो 1000 चक्कर लगाने के बाद उसका समकालन बिगड़ने वाला है। एग्जाम्पल मान लिया कि अगर हमने प्रोटॉन डाला उस पे और वो 1000 चक्कर लगाएगा, इसके बाद उसका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ेगा, इसके बाद वो आउट ऑफ स्टेप होगा, इसके बाद उसकी स्पीड बढ़ना बंद होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका भी 1000 चक्कर के बाद ही सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ेगा, लेकिन इसके 1000 चक्कर ही बड़ी जल्दी लग जाते हैं। जब तक आप कुछ सोच पाएंगे तब तक ये सन 1000 चक्कर लगा दिया इसने। तो प्रोटॉन का भी सिंक्रोनाइजेशन कितने चक्कर के बाद बिगड़ेगा? 1000 चक्कर के बाद। इसका भी कितने चक्कर के बाद बिगड़ने वाला है? 1000। लेकिन इसके 1000 चक्कर बड़ी जल्दी पार हो जाते हैं। क्यों? द्रव्यमान बहुत कम है ना, तो आवर्तकाल भी इसका बहुत कम होता है। तो ये अपने 1000 चक्कर बड़ी जल्दी लगा के बड़ी जल्दी सिंक्रोनाइजेशन बिगाड़ देता है, और बड़ी जल्दी सिंक्रोनाइजेशन बिगाड़ देगा तो स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी, और सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ने की वजह से आवर्तकाल, अब उसका वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास ये प्रॉब्लम होती है। जैसे आप एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, इसका द्रव्यमान इतना कम होता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। आप कभी दौड़ लगाते हैं, जब दौड़ते हैं आप कभी भी, और कभी भी आपको आपने इतनी तेज दौड़ लगाया हो कि आपको लगने लगा हो कि ये हमारी क्षमता से भी बाहर अब हम दौड़ रहे हैं भाई। तो जब आप अपनी क्षमता से भी बाहर दौड़ते हैं, उस वक्त आप एक एहसास करते हैं एक चीज का, आपको लगने लगता है कि पैर लड़खड़ाने लगे अब हमारे, रोक दिया जाए, नहीं तो कुछ बच्चे गिर भी पड़ते हैं कभी कभी। ऐसे ही यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और वो बड़ी जल्दी स्पीड पकड़ लेता है बहुत तेजी से, तो वो लड़खड़ाना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और वाइब्रेट करने की वजह से बड़ी जल्दी साइक्लोट्रॉन की दीवारों से टकरा जाता है और उसका स्पीड नहीं बढ़ती फिर उसके बाद। इसलिए साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को भी क्या नहीं कर सकते, नहीं त्वरित कर सकते, उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते हम उसे भी। इसलिए हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से केवल और केवल किसको एक्सेलरेट कर सकते हैं? आंसर है धनावेशित कणों को ही हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। ना तो हम न्यूट्रॉन एक्सेलरेट कर सकते हैं, ना हम इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। समझ जाएंगे आप, ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी नोट कर लें। ये साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस हैं। देखिए, तो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस में पहला हमने देखा, किसी भी पार्टिकल को जिसको भी ये त्वरित कर सकता है, उसी भी एक निश्चित लिमिट के बाहर ये त्वरित नहीं कर पाएगा। न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हुए भी उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान इतना कम होता है कि बड़ी जल्दी उसका समकालन बिगड़ जाता है, और या तो वो डीस की दीवार से टकरा जाएगा, और या तो सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गैप में उसको उल्टा मिलना शुरू हो जाएगा और स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा उसकी। केवल और केवल हम किसको त्वरित कर सकते हैं? धनावेशित कण को ही एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो ये रहा साइक्लोट्रॉन का पूरा नॉलेज, जिसे हमने कम से कम 7 पॉइंट्स में स्टडी किया। ये पॉइंट्स आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, जैसे समकालन के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है और इसके साथ भी पूछ सकते हैं। लिमिटेशंस भी पूछी जा सकती हैं अलग से भी, कि साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या होती हैं।
तो उस वक्त इन्हें अलग से आपको तैयार करना है और अलग से भी लिखना पड़ सकता है इसे। तो अलग से भी पूछ सकते हैं, साइक्लोट्रॉन के साथ में भी पूछा जा सकता है आपसे। इसलिए साइक्लोट्रॉन के बारे में ये कंप्लीट नॉलेज हमने आपको दे दिया। अब आप एक बार मुझे बताएं कि क्या आप इसके बारे में हर बात समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। भाई समझ आ गया तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। कभी कभी एग्जामिनर लोग वाइवा में भी इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि बच्चे अपना जो उनका प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में कभी कभी इसको बना के ले जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछते हैं। फिलहाल जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, अगर इतनी चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर के करीब करीब हर सवाल का जवाब आपके पास होगा ही। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ लिया और आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।